नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज का आज 38वां पार्ट हमारा निकलने वाला है। इससे पहले हमने 1000 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन था उसको ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग 100 क्वेश्चनों पे फिर से डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज़ को चलते हुए 1100 क्वेश्चनों तक बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है चैती मेला लगता है। तो दोस्तों, जो चैती मेला है ये आपके काशीपुर में लगता है। काशीपुर आपका उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलता है। नागराज सेममुखेम मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, नागराजा जो सेममुखेम का मेला है ये टिहरी गढ़वाल जनपद में लगता है। तो आप लोग सेममुखेम नामक जो मेला है ये इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुरकंडा मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों, सुरकंडा मेले का जो आयोजन है ये आपका चंबा यानी कि टिहरी में होता है। सुरकंडा देवी जो एक शक्तिपीठ के रूप में भी जानी जाती है, जो कि आपके टिहरी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलता है। अगर देखें तो दोस्तों, सुरकंडा देवी मंदिर जो है वहाँ पर प्रसाद के रूप में रसले की पत्तियाँ जो है वो भी दी जाती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिर देखिएगा नौठा कौथिक मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, जो नौठा कौथिक मेला है ये आदि बद्री धाम में लगता है, जो कि आपका चमोली जनपद में देखने को मिलता है। हरियाली पुड़ा मेला का गांव चमोली होता है। तो दोस्तों, हरियालीपुरा जो मेला है ये आपका नौटी नामक क्षेत्र में लगता है, जो कि चमोली जनपद में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों देखें तो अगर हरियाली मेला अगर बात करेगा तो हरियाली मेला आपका कहाँ पर लगता है? ये आपका नैनीताल में लगता है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। हरियाली मेला आपका नैनीताल में लगता है। और हरियाली देवी मंदिर बोलेगा तो फिर आप लोग रुद्रप्रयाग आंसर करेंगे। अगर हरियालीपुरा मेला अगर बात करेगा तो फिर आप लोग चमोली आंसर करेंगे। तो देखिएगा अनुसुईया मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, जो अनुसुईया मेला है ये गोपेश्वर में लगता है और गोपेश्वर आपका चमोली जनपद के अंतर्गत पड़ता है। पौराणिक तिमुंडा मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों, तिमुंडा मेला अगर तिमुंडा मेला की अगर बात करें तो ये जोशीमठ चमोली जनपद में देखने को मिलता है। भोटिया लोगों का गुराव मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, जो भोटिया लोग हैं हमारे उनका जो गुराव मेला है ये माणा गांव में देखने को मिलता है। अच्छा, माणा में तोलछा और मारछा जाति की जो जनजाति है भोटिया वो आपके देखने को मिलती है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रतिवर्ष बाण चमोली में लाटू देवता के कपाट खुलने पर कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों, जो आपका लाटू देवता है उसके कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष चमोली में बौरी मेला हमारा लगता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। जौनसार क्षेत्र में भेड़ पालकों के लिए कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों, जो जौनसार क्षेत्र है वहाँ पर भेड़ पालकों के लिए हमारा नोड़ाई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें तो दोस्तों, दिवाली पर चक्राता में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों, दिवाली के अवसर पर जो चक्राता क्षेत्र है जो कि देहरादून जनपद के अंतर्गत पड़ता है, तो वहाँ पर आपका क्वानू मेला लगता है। इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जखोली मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों, जखोली जो मेला है इसका आयोजन चक्राता में देखने को मिलता है। जागड़ा मेला आपका हनोल में लगता है, जो कि जौनसर भाबर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। गनियात का मेला किस क्षेत्र में लगता है? तो दोस्तों, जो गनियात का मेला है ये आपका जौनसार क्षेत्र में देखने को मिलता है। देहरादून में किस अवसर पर टपकेश्वर मेले का आयोजन होता है? तो दोस्तों, देहरादून में आपके शिवरात्रि के अवसर पर टपकेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि गुच्चू पानी नामक जगह के आसपास देखने को मिलता है। भद्रराज देवता मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, जो आपका भद्रराज मेला है ये मसूरी के निकट देखने को मिलता है, जो कि देहरादून जनपद में आपका एक देखने को मिलेगा। देहरादून में गुरु रामराय के जन्मदिन पर कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों, झंडा मेला गुरु रामराय के जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में मनाया जाने वाला एक मेले के रूप में जाना जाता है। पिरान कलियर मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों, रुड़की में आपका पिरान कलियर मेला लगता है। अहमद साहिब की जो दरगाह है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो उमाकर्ण महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, उमाकर्ण जो महोत्सव है ये कर्णप्रयाग में देखने को मिलता है। शहीद नागेंद्र सकलानी व भोलू भरदारी विकास मेला लगता है। तो दोस्तों, ये नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं वन लाइनर फॉर्मेट में जल्दी से इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि परीक्षावाणी जो संक्षिप्त अवलोकन सीरीज है वो बहुत ज़्यादा लंबी हमारी हो गई है। मैं चाह रहा हूं कि लगभग अंडर 50 में मैं सारे ही जो वन लाइनर सीरीज है उसको खत्म कर दूं। उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्मेट या फिर अन्य जो थ्योरी सेशन वाले चैप्टर हैं उनको हम शुरू कर पाएँ। देखिएगा, जौलजीबी औद्योगिक मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों, जौलजीबी जो औद्योगिक मेला है ये पिथौरागढ़ जनपद में हमारा देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। चंबा में वीर गबर सिंह मेले का आयोजन कब होता है? तो दोस्तों, चंबा में जो वीर गबर सिंह मेला है इसका आयोजन 21 अप्रैल को किया जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो स्मृति मेला है इसको 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शहीद केसरी चंद मेला कब और कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, 3 मई को चौलीथात नामक स्थान पर, जो कि देहरादून में पड़ता है, वहाँ पर वीर केसरी चंद का जो मेला है उसको मनाया जाता है।
शहीद उधम सिंह की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया जाता है पूछा जाता है, तो रुद्रपुर जो नामक एक शहर है हमारा, जो कि उधम सिंह नगर के जनपद के अंतर्गत पड़ता है, तो वहाँ पर उधम सिंह की स्मृति पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष कंडाली या किरजी उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष में जो कंडाली कहें या फिर किरजी कुंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक 12वें वर्ष भाद्र माह में जमोली हवा सामो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष में जो भाद्र मास होती है उसमें जो जमोली हमा साओ उत्सव है, ये ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाने वाला एक मेले के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे नैनीताल में कब से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों नैनीताल में जो 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव है ये 1902 से हमारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रत्येक वर्ष मोस्ट मानव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो मोस्ट मानव महोत्सव है हमारा, ये पिथौरागढ़ जनपद में हमारा मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। वर्षा के देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है, यानी कि 16 सितंबर के आसपास यह मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबला देव या फिर गबला देवता का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों दारमा या फिर चौदास घाटी के रूप जो क्षेत्र है वहाँ पर मनाया जाता है। भगवान गणेश की पूजा एक व्यापारिक देवता के रूप में ये लोग करते हैं। आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर गगाली युद्ध उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों जो जौनसार क्षेत्र है वहाँ पर दशहरे में गगाली युद्ध नामक एक जो उत्सव है वो आपसी रंजिश को मिटाने के लिए मनाया जाता है। दिवाली के तीसरे दिन बिरुड़ी, चौथे दिन बुढ़ाखुड़ा व 5वें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जौनपुर जो क्षेत्र है जो कि टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, वहाँ पर मनाए जाने वाला एक उत्सव के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक छठे वर्ष पांडुकेश्वर उत्सव या फिर जानती का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पांडुकेश्वर हमारा चमोली जनपद में है, तो चमोली जनपद में प्रत्येक छठे वर्ष में पांडुकेश्वर उत्सव या फिर इसको जानती का जो मेला है वो आयोजन किया जाता है। अगर बात करेंगे रम्माण नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया? तो दोस्तों रम्माण को यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009 को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया था। प्रत्येक वर्ष अगस्त में अंडूड़ी उत्सव किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो दयारा बुग्याल है उत्तरकाशी जनपद में हमारा पड़ता है, यहाँ पर प्रत्येक जो अगस्त माह है वहाँ पर अंडूड़ी उत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। मक्खन की होली के लिए भी दयारा बुग्याल जाना जाता है, और मक्खन की होली की प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वो चंदन सिंह राणा के नाम से भी जाने जाने वाले एक व्यक्ति हैं। धान की रोपाई के समय पिथौरागढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों धान की रोपाई के समय पिथौरागढ़ में हिल यात्रा नामक उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर मुखौटा नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध और लखिया भूत नामक जो कलाकार हैं वो इस उत्सव में देखने को मिलते हैं। गोलजी महोत्सव का आयोजन होता है, तो दोस्तों गोलजी महोत्सव का जो आयोजन है ये चितई में होता है। चितई आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। अगर गोलजू की बात करें तो दोस्तों गोलजू का जो मंदिर है गोलू देवता का मंदिर ये आपके चंपावत जनपद में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों चंपावत के साथ साथ ये आपका नैनीताल जनपद में भी देखने को मिलता है। तो दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रतिवर्ष नवंबर में गगवांशु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में गगवांशु महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। प्रतिवर्ष छोलिया नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों छोलिया जो नृत्य महोत्सव है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाने वाला एक उत्सव के रूप में जाना जाता है। पिथौरागढ़ में सरयू और रामगंगा के मध्य कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों गंगावली जो महोत्सव है वो ये आपके सरयू और रामगंगा के मध्य मनाया जाने वाला एक उत्सव के रूप में जाना जाता है। सालम रंग महोत्सव का आयोजन होता है, तो दोस्तों सालम रंग का जो महोत्सव है ये आपका अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। किस महोत्सव में भारत और नेपाल की संस्कृतियों की झलक मिलती है? तो दोस्तों ये आपकी महेशानी महोत्सव पिथौरागढ़ में संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जो कि भारत और नेपाल के लिए जाने जाने वाली एक महेशानी उत्सव के रूप में जानी जाती है। कनाली छिना महोत्सव का आयोजन होता है, तो दोस्तों कनाली छिना महोत्सव का जो आयोजन है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में होता है। कनाली छिना महोत्सव कहें या फिर कनाली छिना में लगने वाली एक हिल यात्रा बजेटी कनाली छिना और पिथौरागढ़ जनपद के कुमाऊं क्षेत्र में लगने वाले महोत्सवों के रूप में से इसको जाना जाता है। प्रतिवर्ष हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? कल का क्वेश्चन जो कि आपका पेंडिंग मैंने रखा हुआ था, तो दोस्तों 16 जुलाई को प्रतिवर्ष हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसवा गांव से होमकुंड तक की 19 से 20 दिन तक की जो आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको नंदा देवी राजात यात्रा के नाम से जाना जाता है। अगर देखें तो दोस्तों नंदा देवी राजात यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है लगभग 280 किलोमीटर तक की ये पद यात्रा हमारी रहती है। और देखा जाए तो दोस्तों इसमें लगभग सन 2000 में हमारी ये यात्रा होती है, उसके बाद 2014 में ये हमारी यात्रा करी जाती है। अब अगर 12 साल बाद देखें तो लगभग इसके जो योग हैं वो 2026 में बनेंगे।
अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राज्य यात्रा की कांसवां गांव से होमकुंड तक की दूरी कितनी है? तो दोस्तों ये आपकी पूछी जाती है। 280 किलोमीटर तक जो यात्रा है इसको माना गया है। इससे पहले एक बार आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। नंदा राज्य यात्रा में आगे आगे चलता है तो दोस्तों 4 सींगों वाला मेढ़ा या फिर खाटू के रूप में जाना जाता है, जो आपके नंदा राज्य यात्रा के आगे आगे चलने वाले पशु के रूप में जाना जाता है। सन 2000 के बाद नंदा राज्य यात्रा का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों 2014 में 2000 के बाद नंदा राज्य यात्रा का आयोजन किया गया था। इसके बाद ये जो यात्रा है ये 2026 में इसके योग बने हुए हैं। फिर देखिएगा, चमोली के कुरुड़ से वेदनी कुंड तक नंदा लोकजात यात्रा होती है। तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष हमारी देखने को मिलती है। नैनीताल के पहाड़ संस्था द्वारा 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। तो दोस्तों ये अस्कोट आराकोट यात्रा हमारी प्रत्येक 10 वर्षों में पहाड़ संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। अगर ये पद यात्रा की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों 1150 किलोमीटर की ये पद यात्रा होती है और 1974 से इसको शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों पहाड़ संस्था अगर कब बनाई गई थी तो दोस्तों पहाड़ संस्था आपकी 1983 में बनाई गई थी, लेकिन पहाड़ संस्था के द्वारा जो ये हमारी पहाड़ संस्था के द्वारा जो अस्कोट आराकोट यात्रा है इसको चलाने की अगर सर बात करेगा तो आप 1974 को आंसर करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो दोस्तों जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये आपकी लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में दर्रे के रूप में जाने जाते हैं, सीमा बनाने वाले। किस यात्रा को राज्य में 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है? तो दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है इसको उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष धनतेरस पर हरियाली देवी की कांठा यात्रा आयोजित होती है। तो दोस्तों ये हरियाली देवी की जो कांठा यात्रा है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित होती है। अब हरियाली देवी की कांठा यात्रा अगर बोलेगा तो आपके लिए रुद्रप्रयाग जनपद में है। वहीं अगर बात करेंगे कि हरियाली देवी मंदिर के हैं तो ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलता है। हरियाली पूड़ा मेला जैसा कि मैंने आपको बताया था चमोली जनपद में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे हरियाली मेला, अगर खाली हरियाली मेला बोलेगा तो अगर आप लोग इसको कहाँ करेंगे, नैनीताल इसका आंसर करेंगे। फिर बात करेंगे देवपुरा धार्मिक यात्रा की जाती है। तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में देवपुरा धार्मिक यात्रा की जाती है। 1.5 साल तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाले जो यात्री होते हैं ये देवपुरा यात्रा करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वर्णोत्सव या फिर वारुणी यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्णोत्सव यानी वर्णावत पर्वत से आप लोग इसको लिंक कर सकते हैं। तो वरुणा यात्रा या फिर वर्णोत्सव जो यात्रा है ये आपकी उत्तरकाशी जनपद में की जाती है। सेल्कू उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों जो सेल्कू उत्सव ये आपका उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो 5 दिवसीय मणिकनाथ जात यात्रा है ये आपकी टिहरी जनपद में देखने को मिलती है। भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते थे। तो दोस्तों ये माता मूर्ति मंदिर माणा में देखने को मिलता है, जहाँ पर भगवान जो आपके बद्रीनाथ हैं वो प्रतिवर्ष अपनी वामन द्वादशी से मिलने या फिर माता से मिलने जाया करते थे। वो माता मंदिर आपका माणा में देखने को मिलता है। मुरखली आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों आप अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक अध्ययन वाले चैप्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मुरखली जो आभूषण है दोस्तों ये कान में पहना जाता है। इसको मुर्खी या फिर मुंदड़ा के रूप में भी जाना जाता है। अन्य अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारे जैसे बुजनी है, तो गेल है और गोरख है, इनको भी हमारे कानों में पहने जाने वाले आभूषणों के रूप में जाना जाता है। नाक में पहने जाने वाले आभूषणों की अगर बात करें तो दोस्तों जैसे बुलाक है जो कि आपका यू आकार का होता है, इससे पहले एक बार पूछा भी है। फूली हो गया, बिण हो गया, ये आपके नाक में पहने जाने वाले आभूषण के रूप में जाने जाते हैं। तिलहरी आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों तिलहरी आपका गले में पहने जाने वाला एक आभूषण के रूप में जाना जाता है। चंद्रहार बोलें, लॉकेट बोलें, हंसुली बोलें, चरियो या फिर हमेल या फिर चवन्नी माला जो अगर बात करें तो दोस्तों ये सारे ही आपके गले में पहने जाने वाले आभूषणों के रूप में जाने जाते हैं। तगड़ी आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों जो तगड़ी आभूषण है ये आपके कमर में पहनाने जाने वाले एक आभूषण के रूप में जाना जाता है। पोंछी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों पोंछी हाथ में पहना जाता है। अगर आपसे बात करेगा पोंटा की तो पोंटा आपके पैर में पहना जाने वाला आभूषण के रूप में जाना जाता है। अन्य अगर बात करें तो दोस्तों हाथ में धागुला है, धागुला को आप लोग खंडवे भी कहते हैं। गोखली हो गया, गुंठी यानी कि ठुआक जिसको आप लोग कलाई में पहनते हैं, तो उस रूप में भी हमारे हाथों में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम जाने जाते हैं। पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। तो दोस्तों पैरों में पहने जाने वाले पोंटा हो गया, झांवर हो गया, झिमरा हो गया, अमृति तार हो गया, इमृति हो गया, पुलिया हो गया यानी कि इसको बिछुआ के रूप में भी जाना जाता है। पाजेब हो गया, जेवरी, कंडवा और सुदमन के रूप में इसको जाना जाता है। शूण सांगल आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों शूण सांगल जो आभूषण है इसको कंधे पर पहना जाने वाला आभूषण के रूप में जाना जाता है। 2011 में राज्य की कुल आबादी कितनी थी? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 1,86,292 हमारी देखी गई है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों देश का
कुल क्षेत्रफल अगर कुल जनसंख्या अगर आबादी देखा जाए तो 0.83 के आसपास हमारी देखने को मिली थी। वहीं अगर पुरुष आबादी की अगर बात करें तो दोस्तों पुरुषों की जो जनसंख्या की वो 50.93%, वहीं महिलाओं की अगर बात करेंगे तो 49.07% जनसंख्या देखी गई थी। 2011 में जनगणना की दृष्टि से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान है। तो दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करेंगे तो 20वां स्थान देखने को मिलता है। राज्य 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी कितनी है? तो दोस्तों पर्वतीय जो आबादी है वो आपकी 64.90% देखने को मिलती है। वहीं अगर मैदानी आबादी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों मैदानी आबादी जो है आपकी वो 35.10% के आसपास देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे दोस्तों शहरी आबादी की, तो शहरी आबादी आपकी 30.23% देखने को मिलती है और ग्रामीण आबादी की अगर बात करेंगे तो 69.77% देखने को मिलती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में प्रतिशत है। अगर बात करें तो दोस्तों गढ़वाल मंडल में आपकी 58.07% की आबादी रहती है। वहीं अगर बात करेंगे कुमाऊं मंडल की तो दोस्तों यहाँ पर 41.93% आबादी देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करेंगे तो 18.81% दशकीय वृद्धि दर देखने को मिलती है। राज्य के किस जनपद में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई? तो दोस्तों सर्वाधिक बढ़ोतरी होने वाला जो जनपद है वो आपका देहरादून के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जनपदों में दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही? तो दोस्तों ये आपकी पौड़ी और अल्मोड़ा देखने को मिलती है। पौड़ी की अगर देखा जाए तो 1.41 माइनस में रहती है। वहीं अगर बात करेंगे अल्मोड़ा की तो -1.28 के आसपास देखने को मिलती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर याद रखेंगे। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर दशकीय वृद्धि दर थी तो दोस्तों 17.70 राष्ट्रीय स्तर पर थी और उत्तराखंड की अगर हमने बात करें तो 18.81 के आसपास देखने को मिली थी। 2011 में राज्य का औसत घनत्व कितना था? तो दोस्तों 2011 में राज्य का जो औसत घनत्व है वो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देखे गए थे। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान था तो दोस्तों ये 25वां स्थान देखने को मिला था। 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों औसत लिंगानुपात है वो 963 देखने को मिला था। 2001 के संदर्भ में एक अधिक इसमें बढ़ने को मिला था। अगर 2001 की बात करेंगे तो 962 था और 2011 की अगर बात करेंगे तो इसमें 963 देखने को मिला था। 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान था तो दोस्तों ये आपका 13वां स्थान देखने को मिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात आपका 890 देखने को मिला था। 2011 में राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी रही है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार 78.82% हमारी राज्य में जो साक्षरता दर है वो देखने को मिली है। 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान कितना है? तो दोस्तों 17वां स्थान देखने को मिला है। वहीं बात करेंगे महिला साक्षरता दर में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों महिला साक्षरता दर में आपका 20वां है और पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करेगा तो 13वां स्थान देखने को मिलता है। किन दो जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने की बजाय घटी है? तो दोस्तों पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिली है। सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है वो आपका हरिद्वार के रूप में जाना जाता है और सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो रुद्रप्रयाग के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि वाले जनपद हैं तो दोस्तों सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि वाले जो जनपद है, पहला तो आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा और दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल देखने को मिलता है जिसमें सबसे कम वृद्धि हमारी देखने को मिलती है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद हैं तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह आपका देखने को मिलता है 1139 अल्मोड़ा का और वहीं अगर हरिद्वार की बात करें तो 880 देखने को मिलता है जो कि सबसे कम के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाला जिला अगर बात करें तो जनघनत्व सर्वाधिक आपका हरिद्वार का है और सबसे कम आपका उत्तरकाशी का है। 41 इससे पहले पूछा गया है और 801 सबसे ज़्यादा आपका हरिद्वार का देखने को मिलता है। सर्वाधिक व सबसे कम औसत साक्षरता वाली जनपद देहरादून और उसके बाद आपके उधम सिंह नगर सबसे कम में जाना जाता है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है तो दोस्तों आपका यहाँ पर अगर बात करें तो 18,92,516 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 18.8% जो SC जनसंख्या है वो देखने को मिलती है राज्य में। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात की अगर बात करें तो दोस्तों अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो 936 देखने को मिलता है, और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करेंगे तो 963 देखने को मिलता है। सेम इसी का अपोजिट कर लीजिएगा, अगर 936 है तो आप इसको 963 ऐसे पलट दीजिएगा, इसमें आपको ST का पता चल जाएगा। सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जनपद हैं तो दोस्तों सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाली जो
जनपद है वो हरिद्वार, और सबसे कम जो व्यक्ति रहते हैं अनुसूचित जाति के वो आपके चंपावत में देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो आपके बागेश्वर में रहते हैं और सबसे कम आपके देहरादून में देखने को मिलते हैं। अगर प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर पूछेगा तो फिर आपका हरिद्वार और चंपावत आप लोग आंसर करेंगे। अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों 74.4% देखने को मिलती है। वहीं अनुसूचित जाति की पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर जो है वो आपकी 84.3% देखने को मिलती है, और महिला साक्षरता दर अगर देखें तो दोस्तों 64.1% देखने को मिलती है। राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो दोस्तों राज्य में जो नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति है ये 2013 में हमारी घोषित की जाती है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो दोस्तों 13 सीटें देखने को मिलती हैं। अगर सर्वाधिक सीट किस जनपद में एससी के लिए आरक्षित है कर पूछा जाता है तो आप लोग हरिद्वार आंसर करेंगे। दोस्तों हरिद्वार से आपके 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा राज्य सेवा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कितने हैं, तो दोस्तों 19% का आरक्षण राज्य सेवाओं में एससी कैटेगरी को दिया गया है। राज्य सरकार 20 लाख तक के ठेकों में एससी एसटी हेतु आरक्षण कितने % दिया जाता है, तो 10% का आरक्षण वहाँ पर 20 लाख तक के ठेके में एससी एसटी को दिया जाता है। फिर देखिएगा जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी और अनुसूचित जनजाति कब घोषित करी गई, तो दोस्तों जैसे हमारी 5 उपजातियां हमारी देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी जौनसारी है, थारू है, भोटिया है, बोक्सा है और राजी है। इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया था, तो दोस्तों इनको 1965 में लोकर समिति एक आती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लोकर समिति की सिफारिश पर इनको जनजाति का दर्जा दिया जाता है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है, तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है वो थारू के रूप में जानी जाती है। अगर गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करेगा तो फिर आप लोग वहाँ पर जौनसारी करेंगे। गढ़वाल क्षेत्र के लिए आप लोग जौनसारी करेंगे, और उत्तराखंड की अगर पूरी बात करेगा तो फिर थारू आप लोग आंसर करेंगे। अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित विधानसभा सीटें हैं, तो दोस्तों 2 सीटें देखने को मिलती हैं, जो कि उधम सिंह नगर का नानक मत्ता और देहरादून का जो चक्राता सीट है ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमने लगभग 1100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्मेट में या फिर हम लोग ल्यूसेंट से संबंधित जो एमसीक्यूज फॉर्मेट है उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर जुड़ें। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।